नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्वाचन आयोग। ये इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का बहुत ही अहम टॉपिक है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 2025 में जो चुनाव बिहार में होने वाला है और वहीं 2026 में आपका चुनाव जो है वो बंगाल में होने वाला है। तो चलिए समझते हैं इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग की रूपरेखा को और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से वोटिंग एज जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है आपका इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग। अगर मैं बात करूं निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग यानी कि इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि संवैधानिक बॉडी है। क्यों संवैधानिक बॉडी है? क्योंकि इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 324 से लेकर के 329 ए तक चर्चा किया गया है। 329 ए तक संविधान में चर्चा किया गया है। तो इसीलिए संविधान में चर्चा होने की वजह से ही यह क्या है, संवैधानिक बॉडी है। तो एग्जाम में कभी कभी आप ये कंफ्यूजन मत होइएगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो दोनों में अंतर क्या है? जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है वह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक चर्चा किया गया है आपका निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग का जो गठन है यानी कि इसके फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 25 जनवरी 1950 को। यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? प्रत्येक वर्ष हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब? 25 जनवरी को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक चर्चा है। और वहीं अगर हम बात करें पार्ट में, तो पार्ट 15 में इस इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निर्वाचन आयोग का जब गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, तो उस समय आज़ादी से लेकर के यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन जो थे, इलेक्शन कमिश्नर टोटल एक बॉडी था, सिंगल बॉडी पे काम करता था यानी कि एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। वहीं 15 अक्टूबर यानी कि 16 अक्टूबर 1989 के बाद जो निर्वाचन आयोग के कार्यभार को ज़्यादा देखते हुए इसमें क्या किया गया, 2 और नए इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया गया। यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे और दो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते थे। तो ऐसे करते करते 1990 में क्या किया, फिर इसको वापस से चेंज करके वापस इसको सिंगल बॉडी कर दिया गया। फिर 1993 अक्टूबर 1993 में क्या किया गया, इसको वापस से इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर ऐड कर दिए गए जो कि वर्तमान में अभी तक कार्यरत हैं। मतलब उसी तौर तरीके पे अभी भी चल रहा है, एक इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ये आर्टिकल पार्ट आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 15 में इसके बारे में चर्चा किया गया है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है या फिर 65 वर्ष, इन दोनों में से कोई एक। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, या तो 6 वर्ष होगा या फिर 65 वर्ष, इन दोनों में से कोई एक। तो ये कुछ मुख्य बातें थी। वर्तमान में जो अगर हम बात करें स्टार्टिंग में जो इलेक्शन कमीशन कौन थे, पहले फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन थे, तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे वो हमारे सुकुमार सेन। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी हमारे वर्तमान में कौन है इलेक्शन कमिश्नर, तो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे देश के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो है ज्ञानेश कुमार। और मैंने जैसे कि बताया कि 2 ऑदर हैं उनका नाम क्या है, तो एक का नाम है सुखवीर सिंह संधू और अभी वर्तमान में एक व्यक्ति मतलब अपॉइंट हुए, उनका नाम है विवेक जोशी। तो ये 2 से किस तरह से पहले एक था, एक के बाद फिर 2 हुआ, 2 के बाद फिर 1 हुआ, फिर कंटिन्यू क्या हुआ या 2 हुआ। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, तो ये अपॉइंट किया जाता है आपका अपॉइंटेड बाय, ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इन्हें अपॉइंट किया जाता है, तो इसे रिमूव करने का भी दायित्व किसे दिया गया है, तो रिमूव यानी कि अपने पद से हटा सकते हैं कौन, इनके पद से हटा कौन सकते हैं, तो वो भी राष्ट्रपति ही इनके पद से इन्हें हटा सकते हैं। अगर
चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर अदर जो इलेक्शन कमिश्नर उनको अगर रिजाइन देना होगा तो वो रिजाइन किसको देंगे जाकर के, तो वो भी रिजाइन जाकर के किसे देंगे, तो वो भी रिजाइन जो देंगे वह प्रेसिडेंट को ही देंगे। यानी कि ये राष्ट्रपति के ऊपर प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पे बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। और बात करें इलेक्शन कमीशन जो है यह एक क्या है, अखिल भारतीय संस्था है, अखिल भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए कार्य करती है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद करने योग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है, जैसा कि अभी मैं वापस से बता रहा हूं, यह क्या है, यह एक अखिल भारतीय संस्था है। ठीक है, ये अखिल भारतीय संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए ये क्या करती है, कार्य करती है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं, दो इलेक्शन है जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरह से अपनी भागीदारी नहीं निभाती है। एक है आपका पंचायत इलेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक है पंचायत इलेक्शन और दूसरा है आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इन दोनों का जो दायित्व है वो किसके हाथों में है, तो ये दोनों का जो दायित्व है वो दिया गया है किसके हाथों में, तो वो है आपके स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। अगर मैं आर्टिकल के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 243 के तहत ये दायित्व दिया गया है राज्य सरकारों को कि वो पंचायत इलेक्शन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन है वो अपने राज्य में करवाएं। इसमें जो इलेक्शन कमीशन है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इलेक्शन कमीशन है उनका इनसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए एक एक करके कुछ मूल पॉइंट को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इलेक्शन कमीशन को। जैसा कि इलेक्शन कमीशन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि यह संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, क्यों संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 324 से लेकर के 329 ए तक। ये क्या है, एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी भी है, यानी कि निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। चीफ इलेक्शन कमीशन को उनके पद से हटाना ठीक वैसे ही है जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनके पद से हटाने के लिए आर्टिकल 324 से लेकर 329 ए में इसके बारे में चर्चा किया गया है। ये क्या है, ये ऑल इंडिया बॉडी है। जैसा कि मैंने कहा, यह एक अखिल भारतीय संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए कार्य करती है। ठीक है, फिर क्या लिखा है नंबर 5 में, नॉट डील विद द पंचायत इलेक्शन एज वेल एज म्युनिसिपलिटीज, यानी कि पंचायत इलेक्शन और म्युनिसिपलिटीज इलेक्शन में किसी प्रकार की इसमें कोई भागीदारी ये नहीं करती है। ये पूरी तरह से किसके हाथों में जाता है, तो ये पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार का ये मामला है। ये राज्य सरकार क्या करती है, इसको अपने अधीन रखी हुई है और इसी के हिसाब से क्या करती है, आर्टिकल 243 के तहत ये क्या करती है, अपने राज्यों में चुनाव करवाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, जैसे कि अभी हमारे देश में चीफ इलेक्शन कमीशन वर्तमान में है ज्ञानेश कुमार है, और 2 अदर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक का नाम है आपका सुखविंदर सिंह संधू और दूसरे हैं आपके विवेक जोशी। दूसरे कौन है, विवेक जोशी। तो आगे हम देखते हैं इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। यही वजह है कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन। जैसा कि मैंने बताया किस पार्ट में इसका उल्लेख किया गया, तो टोटल जो पार्ट है, जब संविधान का जब गठन हुआ था तो टोटल 22 पार्ट था। ठीक है, 22 पार्ट था। वर्तमान में जो पार्ट यानी कि भाग की संख्या कितनी है, वो 25 है। तो इस 25 भाग में से यानी कि पार्ट जो 15 है उसमें चर्चा किया गया है इलेक्शन कमीशन के बारे में। आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे नेक्स्ट क्या है कि अपॉइंटेड बाय, जैसा कि मैंने बताया इसे अपॉइंट करने का काम कौन करेगा, तो इसे अपॉइंट करने का काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, हमारे देश के राष्ट्रपति। रिमूव करने का दायित्व भी किसे दिया गया है, तो रिमूव करने का दायित्व भी दिया गया है हमारे देश के राष्ट्रपति को। ये अपना रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे, तो ये अपना रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे हमारे देश के राष्ट्रपति को। ये रिजाइन किसे देंगे, किसे संबोधित करके ये अपना रिजाइन देंगे, अगर ये रिजाइन देना चाहते हैं तो ये भी राष्ट्रपति को संबोधित करके ही ये अपने पद से क्या कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह 61वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट जो है वो पारित हुआ था 1988 में, लेकिन ये एप्लीकेबल कब हुआ था, पारित हुआ था आपका 1988 में, लेकिन 1989 से ये क्या हो गया, पूरी तरह से कार्यरत हुआ, जिसमें 21 जो वोटिंग एज है वो 18 साल 21 उम्र से घटा करके इसे 18 साल कर दिया गया। ठीक
ठीक है, क्योंकि भारत की जो जनता है, भारत में जो जनता है वो काफ़ी अधिक मात्रा में, तो उनके कार्यभार को अच्छे से संभालने के लिए और वोटिंग एज को हर एक का वोटिंग देने का अधिकार है, तो उसको वयस्क जो एज होता है वो 18 साल, इसको घटा करके 21 साल से 18 साल कर दिया गया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 15 अक्टूबर 1989 को वो क्या था, सिंगल मेंबर बॉडी था। सिंगल मेंबर बॉडी कहने का मतलब यह है कि उस समय केवल एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ये बात हो रहा है कब से कब तक, आज़ादी 15 अगस्त 1947 से लेकर के आपका 1989, यानी कि हमारे ये आज़ादी से लेकर के 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी था। और वहीं मैं बात करूं हमारे देश में जो आम चुनाव होता है वो 1951 से होता है, ठीक है। तो 1951 से कह सकते हैं 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी था। और वहीं 16 अक्टूबर 1989 को प्रेसिडेंट अपॉइंटेड 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर, जो कि आज भी हमारे देश में कार्यरत है। लेकिन फिर वही जनवरी 1990 में क्या किया गया, फिर से वापस से जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए थे 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर, उसको हटा करके वापस से इसे क्या किया गया, सिंगल मेंबर बॉडी बनाया गया। और वहीं अक्टूबर 1993 में इसे फिर वापस से क्या किया गया, वापस से अपॉइंट कर दिया गया 2, यानी कि 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो 1993 से लेकर के अब तक यानी कि टोटल लगभग 33 साल हो गए हैं। तो 33 सालों में ये जो पोस्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके बाद अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, उनका पद अभी तक हमारे देश में बना हुआ है। आगे, दे होल्ड ऑफिस 6 ईयर और एज ऑफ 65 ईयर्स, वो 6 साल तक अपने कार्य पे कार्यरत रहेंगे या फिर उनका उम्र जब तक 65 वर्ष नहीं हो जाता तब तक। उम्मीद है कि ये सारा पॉइंट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 324 से लेकर 329A में इसके बारे में चर्चा है। अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करेंगे, रिमूव भी प्रेसिडेंट करेंगे, रिपोर्ट भी सबमिट करने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाना होगा और रिजाइन भी देना है तो प्रेसिडेंट के पास ही जाना होगा। पार्ट 15 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह अखिल भारतीय संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काम करती है, किंतु यह पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं निभाती है। वो पूरी तरह से दायित्व किसकी है, वह राज्य सरकार के ऊपर दायित्व है आर्टिकल 243 के तहत। आगे बढ़ते हैं और ये अंतिम टॉपिक है कि करंट अपडेट्स क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी हमारे देश में वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जी हैं और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुखविंदर सिंह संधू। ये है हमारे ज्ञानेश कुमार, ठीक है, और सुखविंदर सिंह संधू, तो ये है सुखविंदर सिंह संधू और ये हमारे विवेक जोशी। तो इस तरह से हमारा जो इलेक्शन कमीशन का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की एक पंक्ति है ना कि उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, है ना, वो हर 5 साल बाद बदल जाएंगी, लेकिन देश जो है वो बचा रहना चाहिए। सत्ता किसी के हाथों में हो लेकिन देश के ऊपर किसी प्रकार का कोई आंच नहीं होना चाहिए। तो 2025 में जो इलेक्शन है बिहार में, सोच समझ करके वोट दीजिएगा, अपने हक के लिए वोट दीजिएगा। अपने प्रशांत किशोर, जैसे कि मैं प्रशांत किशोर अभी जन स्वराज के काफ़ी ज़्यादा अभी छाए हुए हैं, उनकी पार्टी, तो उन्होंने कहते हैं ना कि वोट जो है अपने बच्चों को दीजिए, बच्चों को देख करके वोट दीजिए, ना कि अपने लिए वोट दीजिए, ताकि आपके बच्चों का भी भला हो सके, ना कि पार्टी और जात पात को ध्यान में रख करके वोट दीजिए, ठीक है। तो वोट आपका अधिकार है वोटिंग देने का, तो सोच समझ के वोट दीजिए जिससे कि आपकी जो सत्ता है, आपका जो विचार है और देश में आगे बढ़ सके और आपकी साख रह सके। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक है इलेक्शन कमीशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।